चर्चा विधानसभा के पहले सत्र पर भी मंथन हो सकता है। पहाड़ों पर पुष्कर राज, धामी मंत्रिमंडल पर दिखी मोदी मंत्री की छाप, नए परिवर्तन का भी संकेत। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी रितु खंडूरी होंगी विधानसभा अध्यक्ष, पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में हाई कोर्ट सख्त, कैंपस में सीसीटीवी लगाने के निर्देश, 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। कोरोना गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार का फैसला, कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां खत्म, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क रहेगा जरूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर है देहरादून से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन हो सकता है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। रितु खंडूरी आज नामांकन कर सकती हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। अध्यक्ष पद के लिए 2 विधायकों के नाम भी प्रस्तावित हैं, सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन हो सकता है और प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। और ये उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक मूवमेंट भी है कि ये पहली महिला है जो स्पीकर बनेंगी। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, रितु खंडूरी होंगी पहली महिला स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन हो सकता है। प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। आपको यह भी बता दें कि रितु खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ देहरादून से हिना आजमी जुड़ी हुई हैं। हिना, आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट भी है क्योंकि पहली महिला स्पीकर बनने जा रही है रितु खंडूरी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अभी जो है कल ही जो है पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के बतौर शपथ ली और इसी के साथ ही 8 जो उनके मंत्री हैं वे चुने गए और उन्होंने भी शपथ ली। तो जैसे ही अब सरकार बनी है तो सबसे पहला काम यही होता है कि एक विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, यहाँ पर स्पीकर जो है बनाया जाना है। तो ऐसे में जो है 2 नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रितु खंडूरी जो कि कोटद्वार से विधायक चुनकर आई है। इससे पहले वो साल 2017 में यमकेश्वर सीट से उन्हें स्पीकर दिया गया था और उन्होंने जो है जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि जो रितु खंडूरी है वह भुवन चंद्र खंडूरी जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जनरल बीसी खंडूरी उनकी बेटी हैं और साथ ही साथ एक समाज सेविका भी है, लगातार समाज सेवा करती आई हैं। और उनके जो पति हैं वह आईएएस अधिकारी है जो कि बिहार में जो है तैनात है। आज जो है नामांकन कर सकती है रितु खंडूरी जो है वह स्पीकर के लिए। और ये पहला जो है पहली बार होगा कि कोई महिला स्पीकर जो है उत्तराखंड की बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, 2 पार्टी की तरफ से 2 विधायकों को जो है बताया जा रहा है कि 2 विधायकों में से एक तो रितु खंडूरी हो गई, दूसरे हैं राजपुर विधायक खजान दास जो कि साल 2017 में राजपुर से जो है चुनाव लड़े थे और जीते थे। लेकिन ज्यादातर जो है जो दिया जा रहा है रितु खंडूरी पर दिया जा रहा है कि पहली महिला स्पीकर बनेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मिथक तोड़ते हुए इतिहास बनाया है, यहाँ पर जैसे उत्तराखंड में दोबारा से वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने और दोबारा से जो है पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बने हैं। तो ऐसे में ये एक इतिहास है और दूसरा ये रचने का काम करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी रितु खंडूरी को जो है स्पीकर बनाती है कि पहली जो है महिला स्पीकर उत्तराखंड को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये बहुत अहम दिन आज का माना जा रहा है। आज जो है नामांकन करा सकती है रितु खंडूरी और जो है आज साफ हो जाएगा क्योंकि जल्द ही विधानसभा सत्र होने वाला है। जैसे कि नई सरकार का गठन किया गया है और अब जल्द ही विधानसभा सत्र होना है और जो विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है विधानसभा
का जो सत्र होता है उसको संचालित करता है। इसीलिए जो है जल्दी से जब सरकार बनती है तो तत्काल जो है तुरंत बाद ही जो है स्पीकर बनाया जाता है। ऐसे में जो है आज नामांकन भर सकती है रितु खंडूरी जी। हिना, जिस तरह से रितु खंडूरी ने कोटद्वार से जीत हासिल की और कांग्रेस के सुरेंद्र नेगी को हरा करके वो एक बड़ी जीत हासिल की है, और इसके साथ ही कोटद्वार की बात करेंगे तो वहां पर जनता का क्या रुख है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो है महिलाओं को दी गई थी। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में कांग्रेस का ये जो फॉर्मूला रहा वो पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को इतनी ज्यादा सीटें नहीं दी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है महिलाओं को काफी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। टिकट की अगर बात करें तो यहाँ पर टिकट महिलाओं को दिया गया। कोटद्वार से रितु खंडूरी ने टिकट पाया और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी गई है कि महिलाओं का जो मत प्रतिशत था, यानी महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिया। अगर बात करें उत्तराखंड की तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा अगर सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है तो महिलाओं का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो टिकट दिए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ध्यान में रखकर दिया गया है और महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। और रितु खंडूरी ने बहुत अच्छे से जो है चुनावी दाव खेला है और जीत हासिल की है, और यही कारण है कि जनता की उम्मीदों पर तो वह खरी ही उतरी है और साथ ही जो भाजपा हाईकमान है उनका जो भरोसा रहा उस पर भी खरी उतरी है। जी हिना, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा है कि महिला है तो लड़ सकती है, ये कांग्रेस का दिया हुआ नारा था और इसको चरितार्थ कर दिखाया है रितु खंडूरी ने, तो महिलाओं के कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको रितु खंडूरी प्रमुखता से उठाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रितु खंडूरी एक विधायक रही हैं, जब यमकेश्वर से साल 2017 से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा साथ ही साथ ये समाज सेविका भी रही है। तो ये फौजी बैकग्राउंड से रहे हैं, क्योंकि जनरल वीसी खंडूरी जो इनके पिता हैं तो ये आर्मी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो जन सेवा और देश की सेवा इनके पूरे जो विरासत में मिली है इनके जो पिता थे उनसे, और वहीं कहीं ना कहीं इनके जो पति है वह भी सिविल सर्विस मैन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि IAS अधिकारी हैं और रितु खंडूरी समाज सेवा करती आई हैं, और यही कारण है कि महिलाओं के बीच के मुद्दे उठाती आई हैं। महिलाओं के जो भी प्रोग्राम रहे हैं, कोई भी समारोह हो, छोटे से छोटे प्रोग्राम में वो शामिल हुई हैं, और कई तरह के ऐसे जो है जैसे समाज सेविका रही है तो महिलाओं के लिए उसके उत्थान के लिए काफी ज्यादा काम करती आई हैं, और इसी वजह से जो है उन पर भाजपा हाईकमान ने जो है भरोसा जताया है। जी बिल्कुल हिना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट भी है कि एक महिला स्पीकर बननी जा रही है उत्तराखंड में रितु खंडूरी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर लगातार हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, विधानसभा स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी, प्रदेश की पहली महिला स्पीकर हो सकती हैं रितु खंडूरी। और रितु खंडूरी BC खंडूरी की बेटी हैं और IAS की पत्नी भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप पर कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत को कारण बताओ नोटिस दिया है, और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में आए अविनाश पांडे ने कांग्रेस के तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की जो हाईकमान को दी जाएगी। और इसके साथ ही रणजीत रावत पर हरदा पर आरोप लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं रणजीत रावत ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है जिसके मद्देनजर उन्होंने आरोप लगाए थे। हरीश रावत के लिए उन्होंने कहा कि यह जनता का फैसला है जो चुनाव परिणाम आया है, सभी को यह स्वीकारना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। जिन जिन लोगों ने बयान दिए हैं, पार्टी ने एक नहीं कई बार कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, उसके बाद भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि नहीं चेहरा घोषित होना चाहिए, चेहरा घोषित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें ली जानी चाहिए, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कि जो भी कार्रवाई होगी मैं उसका स्वागत करूँगा। खबर कांगड़ा से है, जहां पर जिस तरह से भाजपा ने पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ झूठ और फर्जीवाड़ा करके दुष्प्रचार अभियान चलाया हुआ है, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी सत्तारूढ़ भाजपा ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। फर्जी लोगों के फेसबुक पेज बनाकर फर्जी चैनलों के माध्यम से झूठी और मनगढ़ंत खबरें चलाकर कांग्रेस के विजय अभियान को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। भाजपा जिनती
जितनी भी कोशिशें और षड्यंत्र कर ले, लेकिन कांग्रेस के विजय रथ को नहीं रोका जा सकता है। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग शुरू किया है और सुनियोजित एवं प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के खिलाफ जो दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया है, उसके खिलाफ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद में भी चिंता व्यक्त की थी कि ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदाजनक है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यही दुष्प्रचार हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने तरीके से, अपने आईटी सेल और अन्य तरीकों से जो है वो हिमाचल में भी शुरू कर रखा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी में निम्न स्तर के चावल आने की खबर के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक के उच्चाधिकारियों बड़कोट गोदाम तक पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जनपद के यमुना घाटी में लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों में आम व गरीब उपभोक्ताओं को खराब राशन यानी कि घटिया किस्म का चावल दिया जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद 4 ट्रक बड़कोट और 5 ट्रक पुरौला व मोरी के निम्न किस्म का चावल आया है। मामले में बड़कोट उप जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रभारी तहसीलदार धनीराम डंगवाल में से जांच कराई गई। और बता दें कि के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुझे कल उप जिलाधिकारी महोदय बड़कोट से सूचना मिली कि कुछ एफसीआई गोदाम से जो चावल आए हुए हैं वितरित होने के लिए, वो कुछ ख़राब किस्म के हैं। इसी सूचना पे आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और कुल 4 ट्रकों में से कुछ 3 नमूने मैंने जांच के लिए ले लिए हैं और जांच के लिए मैं लैब भेज रहा हूँ और लैब की जैसा रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार फिर आगे करें। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर नई सरकार के आगामी 5 वर्ष के सकुशल कार्यकाल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में जगह जगह धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में नैनीताल के विश्वविख्यात मां नैना देवी मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अगले 5 सालों में भाजपा और पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए पूजा अर्चना और दुआएं की गई। पूरे हुए और विकास करें, बस वही आज हम सबसे पहले उत्तराखंड की देवभूमि में और इस देवतुल्य जनता का, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में सारे मिथकों को तोड़ करके एक बार पुनः धामी जी के नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उसके लिए हम उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और आज जैसा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व का एक आह्वान था कि भाई आज जो हमारा शपथ ग्रहण समारोह आज धामी जी का हो रहा है, उसके लिए पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारे जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं और अन्य स्थान हमारे जितने भी हैं, उनमें जाकर के हमने पूजा अर्चना। माँ नंदा से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में हमारी देवभूमि का, उत्तराखंड का सतत विकास हो, अच्छा विकास हो, यहाँ के लोगों की उन्नति हो, हमारे धामी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा, सुंदर और भव्य हो। इसलिए आज पूजा अर्चना का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर रखा गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर फर्स्ट ईयर के 27 छात्रों का सिर मुड़वाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ किस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से 30 मार्च तक विस्तृत जवाब पेश करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 मार्च की तिथि को नियत किया है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज वाला मामला की सुनवाई हुई। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जितने भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सारे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और प्रधानाचार्य को बोला है कि अपना काउंटर एफिडेविट अगले हफ्ते तक फाइल करे। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कॉलेज से कि ये
जो FIR दर्ज हुई है यह अज्ञात लोगों पर क्यों दर्ज हुई है, इसका पूरा विवरण अगले हफ्ते तक दें और 30 मार्च की अगली सुनवाई करी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी नैनीताल सहित रेलवे से पूछा है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए क्या कदम अब तक उठाए गए हैं। कोर्ट ने 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अप्रैल की तारीख को भी तय किया है। बता दें कि 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की याचिका पर 10 हफ्तों में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ सरकार और अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह की राहत देते हुए हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को भी कहा। इसी बीच एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे ने कोर्ट को बताया कि सभी 4365 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए हैं। हटाने के लिए उनकी मदद चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसका कोई जवाब नहीं है। कोर्ट ने अभी तो रेलवेज ने कहा कि उन्होंने जनवरी में और फरवरी में लेटर्स भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हमें असिस्टेंस दीजिए, क्योंकि हमने PPR के मुकदमे निपटा दिए हैं और एनक्रोचमेंट हटाने के लिए उनकी मदद चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसका कोई जवाब नहीं है। कोर्ट ने अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक रिप्लाई मांगा है कि आप क्या आपने किया है रेलवे की रिक्वेस्ट पे, और साथ ही ये भी कहा है कि रेलवे अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ मिलके बैठे और अपना प्रोग्राम एक बताए कि वो ये इम्प्लीमेंटेशन, ये इंक्रोचमेंट कब तक हटाएंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा के सोनप्रयाग में 8 साल बाद भी बहुउद्देशीय पार्किंग व निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण यात्रा के समय तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही लंबा जाम लगने से तीर्थ यात्रियों को 5 मिनट का सफर तय करने के लिए घंटों लग जाते हैं। पार्किंग सुविधा नहीं होने से स्थानीय व्यापारी भी खासे परेशान रहते हैं। बता दें कि केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में पिछले 8 वर्ष बाद भी 70 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुउद्देशीय पार्किंग का निर्माण नहीं किया जा सका है। पार्किंग में हेलीपैड बनना था, जिससे दैवीय आपदा की किसी भी संभावित घटना के दौरान राहत व बचाव कार्य शीघ्रता से किया जा सके, मगर दुर्भाग्य है कि करोड़ों की लागत से बनने वाली पार्किंग का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। जिलाधिकारी मनोज गोयल के मुताबिक पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले 2 से 3 माह में 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग निर्माण नहीं होने से तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। 8 साल से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में चल रहा है ये निर्माण कार्य, और 4 धाम यात्रा के दौरान बहुत सारी जाम की समस्या भी बनी रहती है। कार्य लगातार चल रहा है। एक पार्किंग सोनप्रयाग में पूरी बनके तैयार हो गई है, दूसरे पार्किंग का कार्य अभी भी चल रहा है, और हमारी आशा है कि जिस प्रकार से मॉनिटरिंग चल रही है तो अगले 2 से 3 महीने में वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए। खबर सितारगंज से है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर के मुख्य बाजार में नगरपालिका के सौजन्य से कूड़ादान वितरित किए गए, और पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बाजार के दुकानदारों से डस्टबिन का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने सभी दुकानदारों से कहा कि प्रत्येक दुकानदार कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का उपयोग करे, साथ ही सभी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग ना करें और प्रत्येक दुकान में डस्टबिन का उपयोग करते हुए दुकान का सभी कूड़ा डस्टबिन में ही डाले। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्या ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी दुकानदारों को डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। प्रत्येक दुकानदार को 2-2 कूड़ेदान दिए गए हैं। सभी दुकानदार गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालें। कूड़े को अलग अलग उठाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डस्टबिन बांटे जा रहे हैं, नीला और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा प्रत्येक शहरवासी और दुकानदार द्वारा पृथक पृथक इसमें डाला जाएगा और पालिका द्वारा इसको अलग से उठाया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सम्मानित हमारे नागरिक हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घर से कूड़ा अलग अलग करके दें, और दुकानदार जो भी हैं हमारे शहर के वो पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें, जिससे कि
हम अपने शहर को और अपने उत्तराखंड को, अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी कर सकें। कि सभी दुकानदारों को हम लोग जो है आज डस्टबिन बांट रहे हैं और सभी से ये हमारा निवेदन है कि सारा कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालें। आप आजकल देखिए हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हमारी कूड़ा गाड़ी आ रही है। ये सारा कूड़ा उसमें डालें। आसपास भी दुकानों के अगर कूड़ा मिला तो फिर उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। सभी से हमारा निवेदन है कि सारा कूड़ा जो है आप कूड़ेदान में ही डालें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर में सोशल मीडिया में पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक पुलिसकर्मी पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। बेखौफ युवक पुलिसकर्मी के जमीन पर गिरने के बाद भी उस पर डंडे बरसा रहे हैं। इस घटना में रुद्रपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी विजेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में पूर्व में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मारपीट कर रहे युवक को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। साथ ही सीओ सिटी से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर दबंग पुलिसकर्मी पर डंडे बरसा रहे हैं और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से पुलिसकर्मी पर डंडे बरसा रहे हैं दबंग युवक। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की जांच कर रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से पुलिसकर्मी पर 4-5 दबंग युवक डंडे बरसा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। होली के अगले दिन ये घटना आई थी। हमारा एक पुलिस कर्मचारी प्राइवेट कपड़ों में, सादे वस्त्रों में अपना कुछ प्राइवेट काम करने के लिए गया था। उसके बाद मारपीट आई कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, ऐसा जानकारी में आया था। तो ये वीडियो कल सरफेस हुआ है, तो वह कल हमें जानकारी में आया है कुछ पब्लिक के लोगों द्वारा, जिसमें थोड़ा सा गहन मारपीट हुआ है। तो अभी तक ऑलरेडी उसी दिन सेम डे 19 तारीख को ही हमने FIR पंजीकृत कर लिया था और उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। अब जब वीडियो आ गई है तो और भी लोगों का चिन्हीकरण हो गया है। वो सभी लोग गायब हैं, लेकिन हम उनको पकड़ने के लिए और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए टोटल CO सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाया है। तो CO सिटी इस टीम का नेतृत्व करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो उन पर हर संभव कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो सब हम अमल में लाएंगे, जैसे गुंडा बनाना, गैंगस्टर का एक्ट। खबर डोईवाला से है, जहां तमाम स्थानों पर आज़ादी के नायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं डोईवाला में चांदमारी तिराहे पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि भी दी गई। उनका जो बलिदान है, उनको एक बहुत ऊंचे स्तर पर जानते हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में पिता किशन सिंह जी, माता विद्यावती कौर के गृह में खटखड़ कला गांव फिरोजपुर में जन्म लेकर के एक ऐसा काम किया जो देश को दिया, जो कोई शख्स नहीं दे सका। छोटी सी उम्र में इन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनके कारण घर वाले सोचने लगे कि ये छोटी उम्र में लकड़ियों की बंदूक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, हथगोले बनाते हैं, ये क्या करना चाहते हैं।
जब थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने पूछा कि आप ये क्या करते हो, कि नहीं मैं देश के लिए कुछ न कुछ जो हम गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं उनसे हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। देखिए, आज जो बलिदान दिवस के रूप में आज शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह और शहीद राजगुरु जी के इस शहीदी दिवस को मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहाँ के जो किसान नेता हरिंदर बलियान जी का, जिन्होंने कार्यक्रम रखा। और ये मौके होते हैं अपने शहीदों को याद करने का और हमें याद करने का कि किस हालात में आप लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था और उनकी क्या भावनाएं थी और किस तरह का देश वो देखना चाहते। तो आज उनके ऊपर चर्चा की जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर एक और जहां शासन प्रशासन यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी होने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम के अंतिम प्रमुख पड़ाव जानकी पट्टी में करोड़ों की लागत से बन रही बस पार्किंग का निर्माण महीनों से ठप पड़ा हुआ है, जिससे आगामी यात्रा काल में निर्माण एजेंसी की यह लापरवाही तीर्थ यात्रियों पर भारी पड़ सकती है। चार धामों में प्रथम यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी पट्टी में करीब 4.25 करोड़ की लागत से बस पार्किंग स्वीकृत हुई थी। पिछले साल नवंबर में शिलान्यास के साथ पार्किंग निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत काम होने के बाद यह महीनों से ठप पड़ा हुआ है। वहीं पहले के बने बस स्टैंड पर जगह जगह मलबा भी फैला हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पीएम मोदी ने